जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। आज का टॉपिक है आपका यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी सेकेंड पेपर में यानी आपको हम पढ़ाने वाले हैं यानी लगान यानी रेंट। देखिए यानी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यानी लगान जानना पड़ेगा। लगान होता क्या है? इन लगान को यानी रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी रेंट बोलते हैं। तो रेंट होता क्या है? तो देखिए यानी दैनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्य उस राशि से है यानी उस अमाउंट से है जो भौतिक वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए मकान हुआ, खेत हुआ आदि के प्रयोग के कारण यानी जो मालिक को यानी दी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। यानी लगान से तात्पर्य राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो भूमि के प्रयोग के बदले यानी भूस्वामी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? यानी भूस्वामी को दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? यानी लगान बोलते हैं। यानी रिकार्डो के अनुसार यानी लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को यानी भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। उसके बाद से टॉमस के शब्दों में, तो लगान को भूमि तथा अन्य प्रकृति दत्त निश्चित उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त होने वाली आय को यानी लगान के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए यानी लगान के लिए जैसे मान लीजिए सूत्र भी है कि लगान इक्वल टू होता क्या है? तो लगान इक्वल टू होता है वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण माइनस आय एवं अवसर लागत। तो ये आपका लगान के लिए ये सूत्र होता है रेंट इक्वल टू यानी एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो देखिए दोस्तों यानी लगान के कुछ यानी प्रकार भी हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुल लगान है। क्या है? कुल लगान यानी कुल लगान है और आर्थिक लगान भी है। क्या है? आर्थिक लगान। तो देखिए यानी कुल लगान होता क्या है? तो कुल लगान से ऐसे लगान से है यानी जिसमें यानी वह लगान है जो कोई किराएदार यानी किसी भूमि अथवा मकान के उपयोग के बदले में यानी किसी व्यक्ति को यानी भूस्वामी को यानी क्या करता है? पेड करता है। उसे यानी कुल लगान कहते हैं। आर्थिक लगान क्या है? तो आर्थिक लगान यानी कुल लगान का एक भाग है जो भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये लगान रहा। लगान का यानी कुछ प्रकार यानी कुल लगान और आर्थिक लगान रहे। उसके बाद से लगान के सिद्धांत। तो लगान के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। पहला रिकार्डो का लगान सिद्धांत। किसका? तो रिकार्डो का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिकार्डो यानी रिकार्डो का लगान सिद्धांत, या इसको बोलते हैं यानी प्रतिष्ठित यानी लगान का सिद्धांत। प्रतिष्ठित लगान का सिद्धांत। दूसरा है आपका लगान का आधुनिक सिद्धांत। लगान का आधुनिक सिद्धांत। तो देखिए यानी रिकार्डो का लगान सिद्धांत होता क्या है? तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत से आशय ऐसे सिद्धांत से है जिसमें यानी लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को यानी भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के उपयोग के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? यानी दिया जाता है। उसे हम लगान का क्या कहते हैं? यानी रिकार्डो का सिद्धांत कहा जाता है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह व्याख्या किया है कि लगान कहाँ पैदा होता है, क्यों पैदा होता है और कितनी मात्रा के बराबर होता है और किस खेती से लगान होता है। गहरी खेती में लगान होता है, स्थिति संबंधी लगान होता है। रिकार्डो ने यानी परिभाषित किया है। उसके बाद से सीधे हम आते हैं आपको यानी दूसरा सिद्धांत यानी लगान के आधुनिक सिद्धांत। देखिए यानी रिकार्डो ने लगान के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। और उस सिद्धांत के अनुसार लगान का उद्भव इसलिए होता है कि कुछ ज़मीनें उत्कृष्ट होती हैं और कुछ निकृष्ट होती हैं।
फिर से यदि ऐसी भूमि होती है जिसमें केवल लागत के बराबर ही आय प्राप्त होता है। फिर से लगान में कीमत प्रविष्टि नहीं होती है, लेकिन लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि लगान उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें उत्पादन के साधनों की सीमितता, सेकंड उत्पादन के साधनों की विशिष्टता, थर्ड उत्पादन के साधन न तो पूर्णतया लोचदार हैं न पूर्णतया बेलोचदार, फोर्थ लगान का निर्धारण व माप होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार लगान रहा, लगान का सूत्र रहा उसका यानी कुल लगान और आर्थिक लगान रहा। फिर से लगान के सिद्धांत में यानी रिकार्डो का सिद्धांत पढ़े और लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़े। इसके बाद से डायरेक्ट हम क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे यानी क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आर्थिक तथा साम्य लगान दोनों कहे जाते हैं। ऑप्शन बी आर्थिक लगान, ऑप्शन सी साम्य लगान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, यानी व्हाट एवर एक्स्ट्रा इज रिसीव अंडर दी ट्रांसफर्ड इनकम ऑफ दी यानी इनकम ऑफ दी फोरकास्टिंग कॉल्ड बोथ, यानी कौन सा यानी ऑप्शन आपका यानी इसमें सही होगा। तो देखिए साधन यानी साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आर्थिक लगान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रेंट। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति ऑप्शन ए इकाई के बराबर लोचदार होती है, ऑप्शन बी अधिक लोचदार होती है, ऑप्शन सी पूर्णतया लोचदार होती है, ऑप्शन डी पूर्णतया बेलोचदार होती है। तो देखिए दोस्तों यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी लैंड इज ओनली मीन्स आ प्रोडक्शन हुज यानी सप्लाई, यानी भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति यानी ऑप्शन ए यानी यूनिट इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी मोर इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी परफेक्टली इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी कम्प्लीटली इलास्टिक इन इलास्टिक। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी परफेक्टली इलास्टिसिटी यानी सी ऑप्शन सही होगा, यानी पूर्णतया लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर ऑप्शन ए कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है, ऑप्शन बी ऊंचा लगान उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी सामान्य लगान ही उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर यानी कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि ऑप्शन ए भूमि गतिशील हो, ऑप्शन बी समस्त भूमि उपजाऊ हो, ऑप्शन सी भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी रेंट एराइजेज व्हेन ऑप्शन ए लैंड इज मूवेबल, ऑल लैंड इज फर्टाइल, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, नॉन ऑफ एबव। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो नॉन ऑफ एबव। लगान उस समय उत्पन्न होगी जब भूमि क्या हो, गतिशील हो, ये भी सही है। समस्त भूमि उपजाऊ हो, ये भी सही है। भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, ये भी सही है। यानी लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि यानी भूमि गतिशील हो, यानी गलत है, यानी गतिशील नहीं होना चाहिए, स्थिर रहने से तभी ना उसका लगान मिलेगा। समस्त भूमि उपजाऊ हो, ये जरूरी नहीं है कि पूरा भूमि उपजाऊ होगा, यानी कुछ निकृष्ट होता है कुछ सकृष्ट होता है। भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, ये भी क्या है, गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक लगान तथा कुल लगान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है, ऑप्शन बी कुल लगान आर्थिक लगान से अधिक नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इनमें कोई अंतर नहीं होता, ऑप्शन डी आर्थिक लगान कुल लगान के बराबर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, यानी आर्थिक लगान तथा कुल लगान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए आर्थिक लगान तथा कुल लगान का एक भाग होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल लगान में कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए भूस्वामी द्वारा जोखिम उठाने का पुरस्कार, ऑप्शन बी भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान अथवा आर्थिक लगान, ऑप्शन सी भूमि सुधार पर लगी पूंजी का ब्याज तथा भूस्वामी के
परिश्रम का पारितोषण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका यानी कुल लगान में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए है भूस्वामी द्वारा जोखिम उठाने का पुरस्कार, ये भी सही है। भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान अथवा आर्थिक लगान, ये भी सही है। भूमि सुधार पर लगी पूंजी का ब्याज तथा भूस्वामी के परिश्रम का पारितोषण, ये भी सही है। यानी उपरोक्त ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभास लगान बराबर होता है। ऑप्शन ए AC माइनस ABC, ऑप्शन बी TR माइनस TC, ऑप्शन सी TR माइनस TVC, ऑप्शन डी यानी P माइनस यानी AC। तो इसमें एप्रियंस रेंट इज इक्वल टू यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी आभास लगान यानी बराबर होता है। तो आभास लगान बराबर होता है आपका यानी TR माइनस TVC, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होता है जबकि ऑप्शन ए वस्तु की कीमत ABC के बराबर हो, ऑप्शन बी वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है, ऑप्शन सी वस्तु की कीमत MC के बराबर होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होती है जबकि वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है। ऑप्शन बी आपका क्या है? यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि दीर्घकाल में भी आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि ऑप्शन ए भूमि की मात्रा को अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, ऑप्शन बी भूमि मानवीय साधन है, ऑप्शन सी भूमि की मात्रा को दीर्घकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, ऑप्शन डी आपका यानी भूमि प्रकृति की देन है। तो ऑप्शन आपका ए इसमें क्या है? सही है, यानी भूमि की मात्रा को अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभास लगान कब उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए अल्पकाल, ऑप्शन बी अति अल्पकाल, ऑप्शन सी दीर्घकाल, ऑप्शन डी अति दीर्घकाल। यानी व्हेन डज द अप्रेंटिसशिप अराइज? तो शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी वेरी शॉर्ट, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म, ऑप्शन डी वेरी लॉन्ग टर्म। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो आभास लगान कब उत्पन्न होता है? तो अल्पकाल में उत्पन्न होता है यानी शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभास लगान से तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए उत्पत्ति के स्थिर साधनों के पारितोषण से होता है, ऑप्शन बी भूमिपति के पारितोषण से होता है, ऑप्शन सी साहसी के लाभ से होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आभास लगान का तात्पर्य किससे होता है? तो ऑप्शन ए सही है, यानी उत्पत्ति के स्थिर साधनों के पारितोषण से होता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है यानी ब्याज। तो सबसे पहले आपको यानी ब्याज के बारे में बताएंगे, यानी ब्याज होता क्या है, ब्याज का परिभाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें यानी ब्याज होता क्या है, अब ब्याज के यानी सिद्धांत कितने हैं? तो ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों यानी ब्याज होता क्या है? तो ब्याज यानी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी की सेवाओं के बदले पूंजीपति को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्याज पूंजी की सेवाओं का क्या होता है? पुरस्कार या कीमत होता है। यानी सेलिंग मैन कहते हैं कि ब्याज पूंजी कोष के बदले में मिलने वाला क्या है? पारितोषण है। फिर से कावर कहते हैं कि ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये ब्याज है आपका। उसके बाद से यानी ब्याज इक्वल टू होता क्या है? यानी कुल ब्याज इक्वल टू होता है यानी शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का भुगतान प्लस प्रबंध लागत प्लस असुविधा का प्रतिफल, ये आपका यानी कुल ब्याज होता है। उसके बाद से शुद्ध ब्याज क्या होता है? तो शुद्ध ब्याज बराबर होता है सूत्र यानी कुल ब्याज, यानी शुद्ध ब्याज क्या होता है? तो शुद्ध ब्याज इक्वल टू होता है कुल ब्याज माइनस यानी ब्रैकेट में जोखिम का भुगतान प्लस प्रबंध लागत प्लस असुविधा का प्रतिफल, ब्रैकेट बंद होता है। उसके बाद से ब्याज दर के सिद्धांत। देखिए दोस्तों ब्याज दर के कई सिद्धांत हैं जिसमें यानी 5 सिद्धांतों को यानी बताया गया है। तो वो 5 सिद्धांत क्या क्या हैं? तो पहला है ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रतिष्ठित सिद्धांत। दूसरा है ब्याज का यानी समय पसंदगी सिद्धांत, समय पसंदगी सिद्धांत। तीसरा है ऋण योग्य कोष सिद्धांत,
ऋण योग्य कोष सिद्धांत। अपने पेन से आप लोग अपने कॉपी पर पूरा मेंटेन करते रहिए। चौथा है ब्याज का तरलता का सिद्धांत, ब्याज का तरलता का सिद्धांत। लास्ट है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो ये ब्याज के यानी कुल 5 सिद्धांत हैं। इसके बाद से इन 5 सिद्धांतों को हम MCQ में भी कवर करेंगे। देखिए डायरेक्ट हम अब MCQ पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो में ही पूरा क्वेश्चन बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है किन्स के ब्याज के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हैंसन हिक्स का ब्याज का सिद्धांत, ऑप्शन बी ब्याज का नौ प्रतिष्ठित सिद्धांत, ऑप्शन सी तरलता का पसंदगी का सिद्धांत, ऑप्शन डी सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। तो देखिए क्वेश्चन है किन्स के ब्याज के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका यानी ऑप्शन सही होगा कि तरलता पसंदगी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपका यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी सी ऑप्शन क्या है, तो आंसर होगा। यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी बोला जाता है किसको, तो किन्स के ब्याज के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जा सकता है। तो अभी सूत्र में भी बताए हैं। तो ऑप्शन ए शुद्ध ब्याज, ऑप्शन डी जोखिम का भुगतान, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी विच एलिमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल इंटरेस्ट। ऑप्शन ए नेट इंटरेस्ट, ऑप्शन बी रिस्क पेड, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यानी नॉन ऑफ एबव। तो इसमें यानी ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि शुद्ध ब्याज भी सम्मिलित होता है और जोखिम का भुगतान भी सम्मिलित होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी सही है, यानी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य संपादन उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रत्याशा के वर्तमान स्तर पर, ऑप्शन बी वर्तमान ब्याज की दर पर, ऑप्शन सी आय के वर्तमान स्तर पर, ऑप्शन डी लाभ के वर्तमान स्तर पर। जिसमें देखिए आपका ऑप्शन इन कौन सा सही है, तो कार्य संपादन के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है, यानी आय के वर्तमान स्तर पर, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका उधार देय कोष यानी सिद्धांत। तो उधार देय कोष सिद्धांत यानी प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन ए मिडल, ऑप्शन बी क्लार्क, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी बिक्सेल। तो देखिए बिक्सेल वाला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि कोई भी माल यानी उधार दें, उधार कब बेचते हैं, यानी जब बेचेंगे यानी तभी उधार होगा, यानी आपका बिक्सेल वाला उधार से यानी कनेक्ट कराएंगे, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए यानी दूरदर्शिता, ऑप्शन बी सट्टा उद्देश्य, ऑप्शन सी जोखिम उद्देश्य, ऑप्शन डी लेन देन का उद्देश्य। ऑप्शन इसमें आपका यानी बी सही है, यानी घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, तो सट्टा उद्देश्य बोलते हैं, यानी स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार या सरकार बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को किन्स के अनुसार कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, मांग की पूर्ति, बी मांग की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति, सी जोखिम की पूर्ति, डी विनियोग की पूर्ति। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो सरकार या केंद्र बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति किन्स के अनुसार क्या कहलाता है, तो मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए लाभ से संबंधित है। तो सबसे पहले यानी लाभ को आप जानेंगे, लाभ होता क्या है। तो देखिए दोस्तों यानी लाभ होता क्या है, तो किसी भी व्यवसाय में यानी जोखिम को वहन करना ही क्या होता है, लाभ होता है। जोखिम का पुरस्कार यानी लाभ कहलाता है, यानी उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी या साहसी को जोखिम उठाने के लिए जो प्रतिफल मिलता है, यानी जो कंसीडरेशन उससे क्या होता है, रिसीव होता है, उसे ही हम बोलते हैं लाभ। तो यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को उत्पादन कार्यों में जोखिम उठाने के लिए क्या किया जाता है, पैड किया जाता है, दिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, यानी लाभ बोलेंगे। जिसमें यानी विलियम फेलनर यानी कहते हैं कि साहसोधम का कार्य ऐसा कार्य है जिसके लिए लाभ अर्जित वो करता है।
ठीक है। उसके बाद से देखिए लाभ, तो लाभ की विशेषताएं भी कुछ होती हैं। तो विशेषताएं में यानी क्या क्या विशेषता होगा, तो देखिए लाभ की विशेषता में पहला विशेषता यह है कि वो अनिश्चित व अवशिष्ट होती हैं। दूसरा जोखिम का प्रतिफल होता है। तीसरा अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। चौथा अपूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति में ही संभव है। पांचवा ऋणात्मक प्रवृत्ति भी होती है। छठवां उतार चढ़ाव भी होता है। सातवां सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है। तो देखिए यानी सबसे पहले यानी लाभ को यानी कुल लाभ और शुद्ध लाभ यानी दो भागों में बांटा गया है, यानी कुल लाभ और दूसरा होता है शुद्ध लाभ। तो देखिए दोस्तों यानी कुल लाभ को हम ग्रास प्रॉफिट बोलते हैं, शुद्ध लाभ को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो कुल लाभ क्या होता है, तो कुल लाभ से ऐसे लाभ से है जिसमें एक व्यवसायी द्वारा फर्म को प्राप्त होने वाली कुल आय या आगम में यानी कुल व्यय जैसे उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार तथा घिसाई व्यय आदि को घटाने की बाद से जो लाभ बचता है उसे कुल लाभ कहा जाता है। तो कुल लाभ में जैसे मान लीजिए कुल लाभ के लिए सूत्र होता है कि कुल आगम, यानी कुल लाभ में सूत्र होता है यानी कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू माइनस अस्पष्ट लागत। क्या चीज़, अस्पष्ट लागत। उसके बाद से दूसरा होता है दोस्तों यानी शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ क्या है, तो शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ का वह भाग है जो साहसी को केवल जोखिम उठाने के बदले मिलता है। कुल आगम में से जब अस्पष्ट लागत यानी कुल आगम में से अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत को यानी घटाने के बाद से जो शेष बचता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, शुद्ध लाभ बोलते हैं यानी नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस प्रकार ये लाभ रहा। लाभ के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसमें लाभ के सिद्धांतों को यानी 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग वो कौन कौन से हैं तो आप लोग मेंटेन कीजिए, नोट कीजिए। यानी लाभ का पहला यानी भाग है कि लाभ का जोखिम का सिद्धांत। दूसरा है लाभ का अनिश्चित वहन का सिद्धांत। तीसरा लाभ का गतिशीलता का सिद्धांत। चौथा लाभ का नवप्रवर्तन का सिद्धांत। पांचवा लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को हम सीधे यानी MCQ में कवर करेंगे। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पाते हैं कि लाभ होता है, तो लाभ क्या होता है, ऑप्शन ए एक निर्धारित आय है, ऑप्शन बी निश्चित अवशेष है, ऑप्शन सी अनिश्चित अवशेष है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखा है प्रॉफिट इज ए फिक्स इनकम, फिक्स्ड बैलेंस, अनसर्टेन, रेजिडुअल, नॉन ऑफ एबव। यानी लाभ होता है तो लाभ क्या होता है, तो ऑप्शन यानी आपका यानी एक निर्धारित आय है, गलत है। एक निश्चित अवशेष है, ये भी गलत है। अनिश्चित अवशेष होता है क्योंकि ये जोखिम का क्या होता है, पुरस्कार होता है। ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल लाभ है, तो अभी ऊपर बताए हैं सकल लाभ को ही कुल लाभ बोलते हैं। यानी बताए हैं कि कुल लाभ इक्वल टू यानी कुल आगम में से अस्पष्ट लागत को क्या करते हैं यानी घटाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन है यानी कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत, ये बिल्कुल गलत है। कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत, ये बिल्कुल सही है। कुल आगम प्लस कुल अस्पष्ट लागत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी आपका ऑप्शन क्या बी सही है, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कास्ट इक्वल टू होता है दोस्तों क्या होता है, तो सकल लाभ होता है यानी कुल लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी शुम्पीटर ने, ऑप्शन सी क्लार्क ने, ऑप्शन डी नाइट ने। तो इसमें यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्लार्क ने किया। यानी ऑप्शन आपका यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन है यानी कुल लाभ इक्वल टू कुल आगम माइनस अस्पष्ट लागतें माइनस अस्पष्ट लागतें, ये बिल्कुल क्या है, गलत है क्योंकि ये आपका शुद्ध लाभ है। कुल लाभ इक्वल टू कुल आगम माइनस अस्पष्ट लागतें, ये भी गलत है। कुल लाभ इक्वल टू आर्थिक लाभ माइनस अस्पष्ट लागत, ये भी गलत है। कुल लाभ इक्वल टू कुल आगम माइनस अस्पष्ट लागत, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। एंड टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिटिव यानी एक्सप्लिसिट कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के नवप्रवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है, तो ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर क्लार्क ने,
ऑप्शन डी प्रोफेसर नाइट ने, ऑप्शन डी यानी प्रोफेसर यानी शुम्पीटर ने। तो देखिए नव प्रवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो प्रोफेसर क्लार्क ने किया है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन ए जोखिम के कारण, ऑप्शन बी अनिश्चितता के कारण, ऑप्शन सी समाज के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है किसके कारण, अनिश्चितता के कारण या जोखिम के कारण। तो इस प्रकार ये आपका यानी एमसीक्यू क्वेश्चन रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पेपर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रहा। इसके पहले यानी जो लेक्चर दिए हैं यानी 2 लेक्चर वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड का है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन बताए हैं, एकाधिकार बताए हैं यानी मोनोपोली बताए हैं, आपका अल्पकाल दीर्घकाल और लॉन्ग टर्म ये सब बताए हैं। तो इस प्रकार यानी आपका यानी पूरा यानी क्वेश्चन यानी समाप्त हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को यानी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, कहीं भी कोई कोताही नहीं किया जा रहा है। और आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।